नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। क्या था ये कानून, क्यों बनाया गया था, क्या इसके उद्देश्य थे और कहाँ तक ये कानून अपने उद्देश्य पूरे करने में सफल हुआ है और कहाँ इसमें लूपहोल रह गए जिसकी वजह से इसको आज हम देखते हैं कि इस कानून में सुधार की आवश्यकता है। और अभी जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद थे वो दूसरी पार्टी में विलय किया है, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पूरे मामले की भी हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि इस कानून से जुड़े हुए कौन से प्रावधान हैं जो कि हमेशा विवादित रहे हैं और कौन से इससे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के केस भी हैं। तो ये क्लास है, ये एक आप सामान्य समझ रखने के लिए क्लास ले सकते हो। इसके अलावा जो स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या फिर आरएस जैसी वैकेंसी, यूपीएससी जैसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए तो ये हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आप सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए भी एक क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दल बदल विरोधी कानून जो कि राजीव गांधी की सरकार में 1985 में बना था। संविधान में 52वां संशोधन किया गया था। कब, कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्योंकि आपको पता होगा 1960-70 के दशक में भारतीय राजनीति में दल बदल के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और जो विधायक थे या फिर लोकसभा के मेंबर थे वो मनमर्जी से कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए ये दल बदल का कानून लाना पड़ा था। और उस समय ये भी हुआ था, एक खास तौर से हरियाणा में एक विधायक था, उस विधायक ने बहुत ज़्यादा, एक गयालाल विधायक था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अति कर दी थी। उन्होंने 15 दिन में, अर्थात एक ही पखवाड़े के भीतर 3 दफ़ा पार्टियां चेंज कर ली थी। सबसे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे। तो वहाँ पर बोले कि भाई जो गयालाल है वो आयाराम हो गया हमारे, और उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया। और उसके 3 दिन बाद में वो कहाँ आ गया, वहाँ वापस कांग्रेस में आ गया। तब कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि जो गयालाल था अब वो गयालाल नहीं है, अब वो आयाराम हो गया है क्योंकि हमारी पार्टी में वापस आ गया है। और पता चला दूसरे दिन आयाराम कहाँ चला गया, वापस यूनाइटेड फ्रंट उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो तीन बार, मात्र 15 दिन में 3 बार उन्होंने पार्टी चेंज कर ली और इसे भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट कहा गया। और इसी आयाराम गयाराम जैसे लोगों पे रोक लगाने के लिए ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये लेके आई सरकार। लेकिन ये कहाँ तक अपने उद्देश्यों में पूरा हुआ है ये देखना है। तो आपने गयालाल का किस्सा सुन लिया। गयालाल पहले कांग्रेस में था, उसके बाद में वो कहाँ चला गया, उसके बाद में यूनाइटेड फ्रंट में। यूनाइटेड फ्रंट वाले की जब गयालाल अब आयाराम हो गया, हमारे पास आ गया, वापस वो कहाँ चला गया, कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि अभी ये गयालाल था वो आयाराम हो गया और वापस वहाँ चला गया। तो ये, और केवल उन गयालाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत से केस देखते हैं जिसमें अपने जो लोकसभा के मेंबर हों या फिर जो अपने राज्यसभा वाला केस भी देखा। और विधानसभा में तो अधिकतर मामलों में सरकार गिराने के लिए ऐसा बहुत बार प्रयास होता रहा है और ये चीज़ें चल रही है। और एक दुख की बात यह है कि इस केस में कभी भी क्या है, इस केस में सज़ा बहुत कम होती है। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला ऐसा होता है कि जहाँ पर इनकी जो विधायक होते हैं या फिर लोकसभा के सांसद होते हैं इनकी सदस्यता चली जाती है। क्योंकि ये सारा, इस केस में सारा का सारा जिम्मा दिया गया है वो विधानसभा या जो सदन का अध्यक्ष होता है उसको डिस्क्वालिफिकेशन तय करने का अधिकार उसको दिया गया है। इस मामले में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो उस पार्टी, रूलिंग पार्टी का होता है, ज़्यादातर वो रूलिंग पार्टी के फेवर में चीज़ें होती है इसमें, तो उनमें कभी भी होता नहीं है। ये बात है, मतलब इसमें सजा प्राप्त नहीं होती है। तो हम देखेंगे इस बिल के प्रावधान क्या थे, इसमें स्पीकर के अधिकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इनकी कमियां क्या रही और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे क्या निर्णय आए हैं और विवाद क्यों बने रहते हैं। इन सब मुद्दों की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। पृष्ठभूमि, इस कानून की पृष्ठभूमि क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में दल बदल की एक गंभीर समस्या रही है। 1967 के चुनावों में इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। उस समय आयाराम गयाराम की राजनीति के नाम से जाना जाने लगा। हुआ क्या, 1967 में हरियाणा विधानसभा के एक विधायक थे गयालाल ने मात्र 15 दिनों में 3 बार दल बदल लिया था। पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, उसके बाद वापस कांग्रेस में आए और उसके बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। उस समय सविंदर सिंह की सरकार बनी थी, ये उस समय की बात है। इसी घटना से आयाराम गयाराम वाकया प्रचलित हुआ। 1985 तक दल बदल की 212 घटनाएं केवल लोकसभा में दर्ज की गई थी और इसी से निजात पाने के लिए हम इस एक्ट को लेके आए थे। इस समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 52वां संशोधन
अधिनियम 1985 पारित करवाया गया, जिसने संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा। इसे ही दल बदल विरोधी कानून कहा गया। तो कई बार आपको पूछ लिया जाए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 52वां संशोधन किया गया था। और उसके बाद में इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का एग्ज़ाम का जो लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। तो इसमें आपको एक एक्ट के बारे में या फिर किसी जानकारी के बारे में 100% नॉलेज होगी, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, हाँ। आगे इसमें आप सारी चीज़ें दे रखी है। संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन 1985। प्रभाव की तिथि 1 मार्च 1985 से क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे। उद्देश्य दल बदल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था। और 2003 में इसमें संशोधन किया। 91वां संविधान संशोधन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और उसमें जो दल बदल का क्राइटेरिया था वो 1/3 से 2/3 कर दिया गया था। ये 2/3 क्या है, इस बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यही बताता हूँ। पहले जो मूल प्रावधान था 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था, उसमें आगे एक आम आदमी पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी के 1/3 से ज़्यादा सांसद किसी, जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस में कहीं चले गए, यदि 1/3 से ज़्यादा सदस्य जाते हैं तो उन पे दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। और 1/3 से ज़्यादा चले जाते हैं, हाँ 1/3 से कम रह जाते हैं तो दल बदल का कानून लागू हो जाता है। अर्थात आम आदमी पार्टी के लगभग 20% सदस्यों ने क्या कर ली? बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दल बदल लागू होता है। वहीं आम आदमी पार्टी के 33% प्लस सदस्य यदि बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पे दल बदल लागू नहीं होगा। तो अब इसका 33% का मामला जुटाना बहुत आसान था, क्योंकि कोई भी 33% बन जाते थे। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान में 91वां संशोधन किया 2003 में, और इस जो शेड्यूल है इसमें चेंज किया, या इस एक्ट में चेंज किया और प्रावधान कर दिया कि अब क्या होगा, 2/3 से कम सदस्य यदि दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो दल बदल माना जाएगा, वो पार्टी का विलय नहीं माना जाएगा। तो वहाँ पर प्रावधान 2/3 कर दिया। और आपने देखा हाल फिलहाल के वर्षों में ये देखने में आया है कि 2/3 का आंकड़ा भी कई बार बहुत ईजी में क्या बोल सकते हैं इसको हम, 2/3 का आंकड़ा भी बहुत ईजी में पा लिया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी जो कांग्रेस थी वो पूरी की पूरी कांग्रेस का विलय कहाँ हो गया? बीजेपी में हो गया। तो आप ऐसा कई बार देखते हो। तो ये सब चीज़ें, तो अब वर्तमान में इसका ये जो दल बदल के उद्देश्य के साथ ये एक्ट आया था, उसका कोई प्रभावी सॉल्यूशन दे नहीं पाया है। तो इसका वर्तमान में सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दल बदल कानून के संपूर्ण प्रावधान। तो आजकल जो कंपटीशन का लेवल है उसमें ये भी चीज़ देखने में आई है कि इसमें धारा वगैरह पूछ ली जाती है। तो इसकी धारा 1 कहती है कि 10वीं अनुसूची के पैरा 1 में सदस्य शब्द का जिक्र किया गया, विधानमंडल, दल और मूल राजनीतिक दल आदि की परिभाषाएं दी गई है। और कोई भी एक्ट होता है, उस कोई भी एक्ट का जो की धारा 1 होती है या फिर उसका पहला चैप्टर होता है, पैरा 1 होता है, वो हमेशा और हमेशा उस विधेयक के में प्रमुख शब्दावली होती है उसका जिक्र करता है, ध्यान रखना। तो इसमें किसका? सदस्य का जिक्र किया गया है, विधानमंडल दल का और मूल राजनीतिक दल का। तो विधानमंडल दल कौन है इसमें? विधानमंडल दल, लेजिस्लेटिव पार्टी, एक राजनीतिक दल के वे सभी निर्वाचित सदस्य जो किसी सदन में किसी पार्टी के मेंबर हैं। मूल राजनीतिक दल, अब इसमें मूल राजनीतिक दल जिस चुनाव से पहले जो व्यक्ति जिस पार्टी का उम्मीदवार बन के चुन के आया है वो क्या है? उसका ओरिजिनल दल है। जिस प्रकार एक कैंडिडेट है जो बीजेपी के चुनाव टिकट से क्या है मैदान में है, और वो फिर बीजेपी के चुनाव से टिकट चुन के कहाँ गया है? वो विधानसभा में गया है। तो उसकी ओरिजिनल पार्टी कौन सी हो गई? बीजेपी हो गई है। अब वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में चला जाए तो वो दूसरी पार्टी है, उसकी ओरिजिनल पार्टी बीजेपी है। ठीक है, हाँ। और निर्दलीय सदस्य, वह सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं रहा हो, जिसको किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हो, वो निर्दलीय सदस्य कहलाता है। ठीक है, इसमें निर्दलीय के प्रावधान भी है, इन बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें पैरा 2 है, वो अयोग्यता के आधार की चर्चा करता है, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। इसके अनुसार निम्नलिखित सिचुएशन में सदस्य अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। तो इसकी हम चर्चा ठीक से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति होता है वो सदस्यता से, जो अपने दल की सदस्यता है वो सदस्यता से छोड़ देता है। जैसे एक मेंबर है बीजेपी का और बीजेपी से वो सदस्यता से क्या देता है? सदस्यता देता है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई जिस पार्टी की टिकट पे आप जीत के आए हो, उन लोगों के की भावनाओं के साथ आप खेल के आए हो, या फिर उन लोगों की भावनाओं से आपको वोट मिले हैं, वो इस विचारधारा, इस मूल्य, इन आधार पर आपको वोट मिले, और बाद में आप उस विचारधारा को छोड़ रहे हो,
तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा, उन लोगों के साथ अन्याय हुआ क्योंकि उनकी भावनाओं से आप खेल लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पद जाना तय है। कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा और चुनाव बाद में क्या कर दिया, वो बीजेपी में विलय हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी सीट जानी तय है। तो ये नंबर 1, वो अपनी इच्छा से क्या दल छोड़ दे तो भी उसकी सीट जानी है। सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करना या अनुपस्थित रहना, व्हीप होता है दोस्तों, एक व्हीप। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक सदन होता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसके बाद में हम विधानमंडल की बात करें, विधानसभा विधान परिषद हो, वहाँ पर प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का एक व्हीप होता है और व्हीप एक निर्देश जारी करता है कि आपको इस जो बैठक होने वाली है, कल वाली बैठक है या वोटिंग है, उसमें सभी पार्टी के सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है और पार्टी जो आपको निर्देश देती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करोगे, आप वोटिंग करोगे। आप पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करोगे और इसे पार्टी के लिए, पार्टी के कानून या फिर पार्टी के संविधान के अनुसार या राजनीति में एथिक्स के तौर पे ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि अनुशासन, एक पार्टी संगठन इसीलिए काम करता है, वो अनुशासन में काम करता है, समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक निर्देश जारी करते हैं। यदि आप अपने पार्टी के व्हीप के निर्देशों का उल्लंघन करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सदस्यता जा सकती है। यदि कल कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे वोटिंग होने वाली है, आप क्या रह गए, दूसरी पार्टी से आपने पैसे खाकर आप घर पे बैठ के रह गए और वहाँ पर वोटिंग करने नहीं पहुँचे और वो इंपॉर्टेंट बिल आपकी पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट पास हो गया, फिर वो गिर गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पार्टी की किरकिरी हो गई और आप पार्टी के प्रति अनुशासन आपने नहीं बरता, तो पार्टी अनुशासनहीनता के मामले में आप पे कार्रवाई भी करेगी और इस मामले में आपको दल बदल का भी रूप दिया गया है और यहाँ पर आपकी सदस्यता चली जाएगी। यदि पार्टी 15 दिनों के भीतर ऐसे मतदान को माफ नहीं कर दिया जाए, यदि अब यहाँ पर पूरी की पूरी गेंद है पार्टी के पाले में। कई बार ऐसा हो जाता है सदस्य की खुद की व्यक्तिगत निजी जीवन की, सामाजिक जीवन की मजबूरियाँ होती है कि वो नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टी को स्पष्टीकरण देगा और पार्टी उसको यदि 15 दिन के भीतर माफ कर देती है तो मामला चल जाता है, वरना क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता जाएगी। इसके अलावा निर्दलीय सदस्य का चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाना। आप निर्दलीय के तौर पे कहीं से किसी क्षेत्र से आपने चुनाव जीता है, चुनाव के बाद में आप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी दल बदल माना जाएगा। आप कहोगे कि ये दल बदल कैसे हुआ, वो तो किसी पार्टी में भी नहीं है। अरे भाई साहब, वो पार्टी में तो नहीं है, लेकिन जो चुनाव उसने जीता है, उस मैदान में एक तो बीजेपी का एक कैंडिडेट था, एक बीजेपी का एक बी था, ये तो बीजेपी का था ये तो, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। इसके अलावा सी कैंडिडेट भी होगा, आरएलपी का होगा। इसके अलावा डी कैंडिडेट है जो कि निर्दलीय है। क्या है? निर्दलीय। तो अब यदि जनता को वोट देना होता बीजेपी के कैंडिडेट को, डी कैंडिडेट निर्दलीय, यदि बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना होता तो बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर चुनाव में ऑलरेडी मौजूद था। यदि कांग्रेस को जिताना होता लोगों को, तो क्या करता, कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर था। यदि आरएलपी को जिताना होता तो आरएलपी का कैंडिडेट भी मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद तीनों ऑप्शनों को छोड़ के जनता ने किस पे विश्वास किया है? आप पे विश्वास किया है। और आप क्या हो? आप निर्दलीय हो और आप चुनाव के बाद में बीजेपी, कांग्रेस या आरएलपी में जाते हो, तो क्या इन मतदाताओं के साथ धोखा नहीं है क्या? बिल्कुल इनके साथ धोखा किया आपने। क्या? क्योंकि यदि इनको वोट देना होता तो ये लोग पहले देते। तो ये आपकी लोगों की भावना के साथ एक खिलवाड़ किया आपने, आपके विश्वास पे लोगों ने वोट दिया और आप ऐसा करते हो चुनाव बाद में, तो दल बदल माना जाएगा और ऐसी सिचुएशन में निर्दलीय की भी क्या चली जाएगी? सदस्यता चली जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर प्रावधान किया है, जो कि बहुत अच्छा प्रावधान है। इसके अलावा मनोनीत सदस्य का 6 माह के बाद किसी दल में शामिल होना। दोस्तों आपको पता होगा, जो राज्य का विधानमंडल है, वहाँ पर राज्यपाल को एक एंग्लो इंडियन सदस्य था, उसको मनोनीत करने का अधिकार था। हालांकि अब 104वां संविधान संशोधन 2020 के बाद में प्रावधान हटा दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात करें, वहाँ पर 2 या 3 महिलाओं को वहाँ के राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आप बात करते हो अनुच्छेद 80 का सब क्लोज 4, वहाँ पर अपने जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो 12 सदस्यों को 4 क्षेत्र होते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ऐसे क्षेत्र से आने वाले जो महान हस्तियाँ होती है, उनकी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, उनकी सेवा हासिल करने के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। और यदि उसका मनोनयन किया है
तो मनोनयन के बाद में तुरंत ही, जैसे आज किसी सदस्य का जो मनोनयन का ऑर्डर निकला है वो मनोनीत हो गया, तो कल या फिर वो 6 महीने के भीतर भीतर वो किसी भी पार्टी में जा सकता है। उसका मन करे तो बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, उसका मन करे तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, उसका मन करे तो आरएलपी ज्वाइन कर सकता है, उसका मन करे तो बीएसपी ज्वाइन कर सकता है, आरजेडी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी पार्टी में जा सकता है। लेकिन यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और उसके बाद में आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, दल बदल लागू होगा, क्योंकि ये दल बदल की श्रेणी में आता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसके अयोग्यता के आधार क्या है। अयोग्यता का आधार हमने देखा, यदि कोई मेंबर किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीतता है और उसके बाद में स्वेच्छा से उस पार्टी से इस्तीफा देता है, तो उसकी सदस्यता जाएगी या फिर वो खुद रिजाइन कर दे। दूसरी बात, वो अपने सदन में अपने जो व्हीप होता है या पार्टी के निर्देश होते हैं उनके अकॉर्डिंग मतदान नहीं करता है या फिर उनका उल्लंघन करता है या फिर उनके कहने के बावजूद सदन से अनुपस्थित रहता है। यदि पार्टी उसको 15 दिन के भीतर भीतर माफ कर देती तो ठीक है, वरना आपकी सदस्यता जाएगी। इसके अलावा निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद में किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका क्या होगा, पद जाना तय है, क्योंकि वो भी क्या है, एंटी डिफेक्शन माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। क्योंकि यदि जनता दूसरी पार्टियों को, जिस पार्टी में आप जा रहे हो उसका उम्मीदवार मैदान में था, जनता चाहती तो उसको वोट देती, लेकिन आप पे विश्वास करके दिया है, तो ये लोगों के साथ धोखा हुआ है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, फिर राज्यपाल करते हैं, कई राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। कई जगह पहले एंग्लो इंडियन को भी अधिकार दिया गया था, एक राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत कर सकता था और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। ये सारी चीज़ें थी, अब तो वो नहीं रहा है प्रावधान। 104वां संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से हटा दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में मनोनयन के तुरंत बाद आप 6 महीने के भीतर भीतर कोई पार्टी ज्वाइन करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। लेकिन आप 6 महीने के बाद में किसी पार्टी में जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया है, दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये पूरा इसमें प्रावधान है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। स्वेच्छा से सदस्य त्यागना, इसका मतलब क्या है? इसके लिए औपचारिक इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। अन्य दल में शामिल होना, दल विरोधी बयान देना भी इसमें शामिल है। रवि नाइक बनाम गोवा राज्य 1994 का सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। इसमें बोला कि आचरण से भी त्याग साबित होता है। दोस्तों, अभी राघव चड्ढा का केस है, उस केस में ऐसा ही हुआ था। राघव चड्ढा बीजेपी में नहीं गए थे। बीजेपी में तो उन्होंने 17 अप्रैल को गए हों, 17 अप्रैल को नहीं, सॉरी, बीजेपी में कब गए हों, शायद 26 अप्रैल को ऐसे गए हों, 26 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल को बीजेपी में गए। इससे पहले क्या था? इससे पहले राघव चड्ढा ने क्या किया? राघव चड्ढा ने ये किया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे वो, पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से राज्यसभा के मेंबर थे वो। अब वो क्या करते थे, जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड था, उस स्टैंड से हटकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सवाल पूछते थे और जो पार्टी का स्टैंड था उसका कभी वो समर्थन नहीं करते थे। दूसरी बात, पार्टी जैसा कहती थी, पार्टी का ऐसा आरोप है कि उनको पार्टी ने जो भी निर्देश दिए उनका पालन नहीं किया। पार्टी के कहने से वो कहने के बावजूद काफ़ी बार अनुपस्थित रह गए और पार्टी जो सवाल देती थी वो सवाल नहीं पूछते थे। ऐसी सिचुएशन में आम आदमी पार्टी ने बोला कि इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। क्या लगाया? अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और आरोप लगा के इनको जो डिप्टी लीडर का पद था राज्यसभा में, क्या था? डिप्टी लीडर का पद था कि राज्यसभा के क्या है, डिप्टी लीडर का पद था, मतलब जो क्या बोलते हैं, उप नेता का पद दिया गया था राज्यसभा में। हर एक पार्टी का जो सदन में होता है नेता, उप नेता होता है, तो इसका पद दिया गया था। इस पद से आम आदमी पार्टी ने इसको हटा दिया। किसको? राघव चड्ढा को हटा दिया। और उसके बाद में थोड़े दिन, क्योंकि इन पे आरोप ये लगे कि ये बीजेपी के ऐसे काम कर रहे हैं जो बीजेपी के फेवर वाले हों, और उस समय आम आदमी पार्टी के काफ़ी नेता थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये धीरे धीरे ये बीजेपी के अगेंस्ट की गई ट्वीट वगैरह हैं वो डिलीट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने की थी और बोले जल्दी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और उन्होंने फिर वो दिखा भी दिया राघव चड्ढा ने कि हाँ मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। और एक अकेले नहीं गए, 6 लोगों को और भी साथ लेके गए, 2-3 वाला पूरा मामला वो बढ़ा के गए। तो कई बार ऐसा होता है। तो सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। आपके आचरण से यदि लग जाए कि आप पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हो, तो भी आप पे क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अब विलय का प्रावधान क्या है? 2003 से पहले था कि 1/3 से अधिक सदस्य विलय करें तो अयोग्यता नहीं होगी। जो 1985 में एक्ट बना था उसमें प्रावधान किया गया था कि 1/3 किसी पार्टी के जो जितने विधानसभा में या फिर लोकसभा में मेंबर हैं, उसके 1/3 से अधिक पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उन पे दल बदल लागू नहीं होगा। और यदि 1/3 से कम छोड़ते हैं तो दल बदल लागू होगा और उनकी सदस्यता चली जाएगी और उनको लगभग 6 साल का जितना भी प्रावधान किया गया है उनको क्या कर दिया जाएगा? आगामी टाइम में चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाएगा।
लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इस ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे थे और 1/3 का मामला इजी वे में क्या आंकड़ा पार कर लिया जाता था। फिर 91वां संविधान संशोधन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और उस समय उसमें प्रावधान किया गया कि 1/3 तो हर कोई इजी वे में अचीव कर रहा है, तो यहाँ पर प्रावधान कड़े कर दिए जाएं। और अब क्या होगा, अब किसी भी पार्टी के जितने सदन में मेंबर हैं उनका 2/3 से अधिक सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं, तभी वो दल बदल से बाहर होंगे, वरना दल बदल के दायरे में आएंगे। और 2/3 से कम सदस्य यदि ऐसा करते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू होगा और उसके खिलाफ उनको सज़ा मिलेगी। उनकी सदस्यता तो जाएगी, लेकिन आगामी समय में उनको चुनाव लड़ने पे भी रोक लगाई जाएगी। ये स्पीकर पूरा प्रावधान करते हैं दोस्तों, ये प्रावधान कर दिया। और ये प्रावधान क्या सोच के किया था हमारी संसद ने कि शायद इससे 2/3 का आंकड़ा है वो इतना आसानी से प्राप्त कोई नहीं कर पाता है और इससे दल बदल पर रोक लगेगी। लेकिन हमारे नेता हैं, क्योंकि ये पहले से हर कानून का तोड़ निकाल के चलते हैं। तो अब क्या हुआ, अब राघव चड्ढा वाले मामले में 2/3 सदस्य इजी वे में क्या हो गए, प्राप्त हो गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में 10 सदस्य थे और यहाँ पर कितने हो गए, 7 चले गए, तो ये ऑटोमेटिकली 70% हो गए। तो अब इन पे ये लागू नहीं होगा। तो अब वर्तमान समय की मांग ये है कि इसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें चेंज किया जाए, और चेंज करके यदि सरकार इसमें ऐसा प्रावधान कर दे कि यदि किसी पार्टी के सदन में जितने भी मेंबर हैं तो वो टोटल के टोटल मेंबर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी उन पे क्या होगा, तो भी एंटी डिफेक्शन का लॉ उन पे लागू होगा। क्योंकि वो जिन मुद्दों के आधार पे जीत के आए हैं, जिन वायदों के आधार पे जीत के आए हैं, जिस विचारधारा के आधार पे जीत के हैं, वो उस विचारधारा में वो है ही नहीं, वो उन मुद्दों को फॉलो करते ही नहीं है, उन वादों के अनुसार वो काम ही नहीं कर रहे हैं, और जिस पार्टी की टिकट पे जीत के हैं उस पार्टी में अब रहे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी सदस्यता जानी चाहिए, और जाएगी सदस्यता, इससे पहले उनको त्यागपत्र देना चाहिए। ये सब चीज़ें भाई, अब आप कहोगे कि इससे तो दिक्कत ये होगी कि पार्टी की फिर दादागिरी चलेगी। एक पार्टी है, इंडिविजुअल को तो फिर कुछ बोलने ही नहीं देगी, बिल्कुल नहीं बोलने देगी, ये बात अलग है। लेकिन लोकतंत्र में दल बदल पे रोक लगाने के लिए ऐसा प्रावधान करोगे तभी मामला बैठेगा। क्योंकि जब नेता को ऐसे लग जाएगा कि मेरी सदस्यता चली जाएगी, और मैंडेट प्राप्त करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। भारत में बड़े बड़े नेता जिनको ऐसा लगा था कि मैं बहुत सब कुछ हूँ, एक पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते अमरिंदर सिंह बहुत बड़े नेता थे और लगातार 10 से 15 साल से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे और कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी के 2018 के चुनाव से पहले उनको लगा कि बस मैं तो कुछ भी कर लूँगा, और उन्होंने एक पार्टी बना ली और फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा। दोस्तों 2-3% वोटों के साथ वो बहुत ही नीचे चले गए थे, और इंडिविजुअल नेता का इतना ज़्यादा वो है नहीं, वो उनको वोट मिलते हैं पार्टी के, और पार्टी में वो नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका पद जाना चाहिए। चाहे वो 100% विधायक या सांसद कितने भी लेके चले जाए, उनका उसकी सदस्यता जानी चाहिए, ताकि ऐसे दल बदलूं पर रोक लगे। और ऐसा प्रावधान जिस दिन कर दिया हमारी संसद ने, तो यकीन मानिए आप कि दल बदल के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक रुक जाएंगे। क्योंकि फिर वो क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्योंकि फिर उनको पता रहेगा कि अपनी सीट जाएगी, और दोबारा चुन के आना हंसी मजाक का खेल नहीं है कोई, कि कोई भी आदमी जब चाहा तब विधानसभा या लोकसभा में आ जाएगा, नहीं आ सकता। बहुत आसान काम नहीं है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ के जीत के आना बहुत आसान काम नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। इसके अलावा ये मैंने बता दिया पूरा कि ये प्रावधान कर दिया गया दल बदल। हाँ, 1985 से 2003 तक क्या था, 1/3 सदस्यों का विलय पर्याप्त था, अब 2/3 का आवश्यक हो गया, और इसके लिए छोटे समूह का आसान विभाजन हो सकता था। यहाँ पर बड़े बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अधिक दल बदल की संभावना थी, अब दल बदल क्या हो गया, थोड़ा कठोर हो गया। लेकिन राघव चड्ढा ने जैसे किया है वैसे कोई कठोर तो नहीं है, काफ़ी चीज़ें हुई है। तो ये सब चीज़ें है दोस्तों। अयोग्यता के अपवाद क्या है, अयोग्यता के अपवाद के हैं, तो इस मामले में आप देख सकते हो, स्पीकर सभापति के पद का यदि कोई सदस्य स्पीकर बनता है और वह दल से अलग होता है तो वह अयोग्य नहीं हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी लोकसभा में या फिर लोकसभा में बहुमत दल के नेता मोदी जी हैं और बीजेपी एनडीए की सरकार चल रही है, और यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि बीजेपी पार्टी के मेंबर भी हैं, लोकसभा में मेंबर है। राजस्थान के कोटा बूंदी से वो क्या है, लोकसभा के सांसद है। उनको क्या बना दिया, बीजेपी ने लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। यदि ओम बिरला अध्यक्ष पद धारण करने के बाद में अपनी पार्टी से रिजाइन देते हैं, अपनी पार्टी में नहीं रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन पे दल बदल लागू नहीं होगा, वो दल बदल के दायरे में नहीं आते। स्पीकर और सभापति का पद है, यह बाद में अभी अपने राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी अपनी पार्टी से रिजाइन दे देते हैं, तो उन पे दल बदल लागू नहीं होगा। वो पार्टी व्हिप का पालन तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्पीकर की कुर्सी तो एक निष्पक्ष कुर्सी होती है। इसमें एक उदाहरण है, 2000 यूपीए फर्स्ट की सरकार थी दोस्तों, यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, और सोमनाथ चटर्जी क्या थे,
यूपीए फर्स्ट में लोकसभा के स्पीकर थे। क्या थे? लोकसभा के स्पीकर थे दोस्तों। और हुआ क्या, उस समय 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ यूएस डिफेंस डील हुई थी। अमेरिका के साथ में परमाणु समझौता हुआ था एक। और उस समय की जो लेफ्ट पार्टियां थी, जो सीपीआई-एम वगैरह पार्टियां थी, सीपीआई-एम और सीपीआई पार्टियां थी, उन्होंने इस जो परमाणु समझौता हुआ था इसका विरोध किया था। 2008 में यूपीए फर्स्ट सरकार, जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार चल रही थी, उसमें जो लेफ्ट पार्टियां थी उन्होंने भी अपना समर्थन दे रखा था। और सोमनाथ चटर्जी थे, वो सीपीआई-एम के नेता हुआ करते थे। सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और पार्टी ने व्हिप जारी किया कि जो पार्टी के सारे सदस्य हैं वो क्या करेंगे, वो इस डील का समर्थन नहीं करेंगे, लोकसभा में इस डील के अगेंस्ट वोट करेंगे। चूंकि सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष पद पे थे तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ और ऐसी सिचुएशन में अध्यक्ष निष्पक्ष होता है। तो न तो सोमनाथ चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और न ही पार्टी व्हिप का इन्होंने पालन किया। ऐसी सिचुएशन में सीपीआई-एम ने सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन इनकी सदस्यता नहीं गई, क्योंकि अध्यक्ष और सभापति का पद है, ये दल बदल के दायरे से बाहर होता है। क्योंकि जो आप जिस पद पे बैठे हो वो पद ही क्या है, वो पद निष्पक्ष पद है, तो वो इस दायरे से बाहर होता है। बाद में सोमनाथ चटर्जी ने दुख भी व्यक्त किया था कि मुझे उस समय जो अध्यक्ष पद की भूमिका के रूप में सीपीआई-एम है वो समझ नहीं पाई, हमारे नेता समझ नहीं पाए। तो ये मामला हुआ था। 2008 की जो डिफेंस डील थी उसका सीपीआई ने विरोध किया था और ये डील बाद में हुई भी थी, क्योंकि उस समय, और एक भारतीय राजनीति की अच्छी बात की, उस समय एनडीए या बीजेपी थी वो अगेंस्ट में थी, उसके बावजूद बीजेपी ने ये डील थी इसका समर्थन किया था बाकायदा। भाई ये वो प्रतिपक्ष का धर्म है कि विरोध तो करेगा, लेकिन अंदर खाने इन्होंने समर्थन किया था कि अगर चीज़ें ऐसी नहीं हुई तो फिर वो एक समर्थन के पक्ष में थे, ठीक है, कि ये डील होनी चाहिए। हाँ, मतदान में अनुपस्थिति, कई बार यदि दल ने अनुमति दी हो या 15 दिन में माफ़ नहीं किया हो तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अयोग्यता, ये अपवाद है। वैधे विलय, दो तिहाई सदस्यों को किसी अन्य दल में विलय कर दिया जाए तो ये पूरा अयोग्यता के अपवाद है। अब इस पैरा 5 ये कहता है अध्यक्ष या सभापति की शक्ति है, स्पीकर की पावर क्या होती है इसमें। तो अयोग्यता का निर्णय करने का अधिकार क्या है, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति के पास है, और इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, इस एक्ट में पूरा का पूरा पावर किसको दिया गया है कि यदि दल बदल का कोई मामला आता है तो इस मामले में जो कार्रवाई की जाती है वो संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। यदि राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य पे दल बदल का मामला या फिर वो एफआईआर दर्ज होती है कि ये दल बदल का मामला है, इसमें स्पीकर के पास जाता है मामला, तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार किसको है, विधानसभा के अध्यक्ष को है। यदि लोकसभा सदस्य का मामला है तो उसका स्पीकर सुनवाई करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, और राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा के सभापति को है। आज 27 अप्रैल को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन साहब ने, जो राघव चड्ढा समेत 7 सदस्य थे, उनकी सदस्यता या उनके विलय को बीजेपी पार्टी में मंजूरी दे दी है। तो उन्होंने काम कर दिया। यदि उनको लगता दल बदल का काम है तो वो दल बदल पे निर्णय भी कर सकते थे। तो एक बात तो ये पूरा का पूरा मामला किसका है, इनका सदन के अध्यक्ष को इनमें पावर दी गई है। लेकिन दोस्तों, देखने में आया है कि अध्यक्ष महोदय हैं वो कई बार, क्योंकि भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है कि अध्यक्ष बनने के बाद में अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से अध्यक्षों पे ऐसे आरोप लगते हैं कि वो पार्टी पक्षपात करते हैं, जिस पार्टी के हैं वो उसी पार्टी के लोगों को ज़्यादा मौका देते हैं और उसी पार्टी के कि वो भक्ति ज़्यादा करते हैं। ऐसे बहुत से केस देखने में आए हैं। जबकि ब्रिटेन में एक बहुत अच्छा प्रावधान है। ब्रिटेन में प्रावधान क्या है, ब्रिटेन में यह है कि जिस दिन आप अध्यक्ष पद पे चुन लिए गए हो उस दिन आप अपनी जो जिस पार्टी से चुन के आए हो, जिस राजनीतिक दल से है, उस राजनीतिक दल से क्या दोगे, आप इस्तीफा दे दोगे, क्योंकि उस दिन आप निष्पक्ष हो गए हो। आप जिस स्टैंड पे बैठे हो वो दोनों पक्षों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप वहाँ पर जब तक किसी पार्टी पक्षपात में होगे तब तक आप वहाँ न्याय नहीं कर पाओगे, उस पद के साथ भी नहीं कर पाओगे, और जो लोग अपेक्षा के साथ आपके सामने बैठे हैं उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन में एक अच्छी प्रथा है कि जैसे ही स्पीकर बनता है, लोकसभा का मेंबर या फिर राज्य वहाँ पर जो लोकसभा है उनका जो सदस्य होता है वो स्पीकर बनता है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो अपने पार्टी से इस्तीफा दे देगा। ये वहाँ की अच्छी चीज़ है। भारतीय राजनीति में ये चीज़ नहीं है। जबकि ये चीज़ हो तो कम से कम ये हो कि स्पीकर का पद है वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक पद हो जाए, क्योंकि वहाँ पर एक भाव चलती है कि स्पीकर के पद की इतनी ज़्यादा गरिमा है कि सदन में कुछ भी चल रहा हो और स्पीकर साहब जब अंदर आ गए तो सारा का सारा तुरंत ही अनुशासन बन जाता है और शांति हो जाती है। तब वो मेरे याद नहीं आ रहा है, एक वहाँ के जो राजनीति विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि
सदन की कार्रवाई के लिए स्पीकर के पोशाक की खड़खड़ाहट है वही काफ़ी होती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, पोशाक की हाँ स्पीकर साहब आ गए, तो पूरे सदन में शांति हो जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इसमें लोकसभा जो स्पीकर होता है उसको निर्णय अंतिम था, लेकिन 1993 में एक केस आया था, 1992-93 में केस आया था कि हो तो हुनुहुल केस आया था, उड़ीसा राज्य का मामला था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर का निर्णय है वो भी अंतिम नहीं होगा, उसके निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसकी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 137 जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, पहले पैरा 7 में प्रावधान था कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये पूरा का पूरा किसके पास में है, स्पीकर के पास में। लेकिन की हो तो होनोल बनाम जचिलू 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पैराग में असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार बरकरार रखा, क्योंकि स्पीकर कोई राजा नहीं होता है जिसके निर्णय का न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भाई जब राष्ट्रपति राज्यपाल के सारे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो फिर स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा क्यों नहीं हो सकती। लेकिन राजनीतिक दल है वो अपने बचाव के लिए ऐसे प्रावधान कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया, असंवैधानिक करार दे दिया था। अब बात करते हैं स्पीकर के अधिकार एवं भूमिका। स्पीकर के क्या अधिकार हैं। निर्णायक प्राधिकार, स्पीकर है इसमें निर्णायक प्राधिकरण है। स्पीकर जो निर्णय देगा वो बहुत ही मैटर करता है, और जब तक स्पीकर निर्णय नहीं देगा और जब तक मामला स्पीकर के सामने है, स्पीकर मामले को सुन रहे हैं, तब तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें एक लूपहोल भी है, क्योंकि कई बार जो स्पीकर हैं वो मामले को काफ़ी लंबे समय तक अटका के रखते हैं। जैसे पीछे 2020 में 20 या 23 की बात है, 2020 या 22 की बात है, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस समय कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा वगैरह दिया था और वो मामला था, वो राजस्थान के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी दिन मामले को अटका के रखा था। लेकिन जब तक मामला स्पीकर के पास पेंडिंग है तब तक उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका बहुत बड़ा लूपहोल है। और ऐसी सिचुएशन में जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसमें किसी दूसरी पार्टी के लोगों का विलय होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो काफ़ी लंबे समय तक वो कार्रवाई भी नहीं करने देते हैं। इवन पूरा विधानसभा का कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल पूरा निकल जाता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत अयोग्यता के सभी प्रश्नों का निर्णय करने का एकमात्र अधिकार किसको है, सदन के पीठासीन अधिकारी को दिया गया है। हाँ, अयोग्यता की जांच करेंगे। किसी भी सदस्य को दल बदल की शिकायत की सुनवाई कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। सदस्यों को नोटिस देंगे। आरोपी सदस्यों को उत्तर देने का अवसर देंगे। उत्तर देने का अवसर तो देना ही होगा। इसके बाद में साक्ष्य संग्रह करेंगे और दोनों पक्षों से दस्तावेज व तर्क लेना, ये पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। अंतिम निर्णय सदस्यों को अयोग्य घोषित करना व शिकायत खारिज कर देना। कई बार क्या हो जाता है कि सदस्य पे आरोप लगे हैं और ये स्पीकर साहब यदि उनको अयोग्य घोषित कर देंगे कि हाँ आपने दल बदल किया, ऐसी सिचुएशन में आपकी सदस्यता विधायी की जा सकती है। और कई मामलों में उस शिकायत को खारिज कर देते हैं। और मैंने बताया जब पार्टियां सारा मामला यहाँ पर सेट होता है, ठीक है। समय सीमा, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, ये सबसे बड़ी एक कमी है इस विधेयक की, सबसे बड़ी कमी है। और अपील, इनके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा संभव है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन 1992 से पहले इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में स्पीकर की तटस्थता का प्रश्न भी यहाँ पर उठता है। स्पीकर स्वयं भी किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, इसलिए उसकी निष्पक्षता पर हमेशा प्रश्नशील लगता है। यही इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ब्रिटेन में जो स्पीकर बनता है वो अपने सबसे पहले स्पीकर बनते ही अपनी पार्टी से क्या देता है, इस्तीफा देता है, रिजाइन दे देता है कि मैं अब किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष पद पे बैठा हूँ। लेकिन भारत में स्पीकर बनने के बाद भी व्यक्ति लोग हैं वो अपने पार्टी की जो राजनीतिक सदस्यता है, पार्टी की सदस्यता उससे चिपके रहते हैं कि उनको बहुत सा फायदा होता है इस चक्कर में वो सब चीज़ें। और वहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, स्पीकर एक बार जो आदमी स्पीकर बन गया वो फिर आजीवन स्पीकर रहेगा ब्रिटेन में। यहाँ पर अपने 5 साल के लिए अगला जो जब तक स्पीकर दूसरा पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वो चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट थी उसने सिफारिश की कि यहाँ पर जो दल बदल के कानून है उस मामले में निर्णय करने के लिए स्पीकर की जगह कौन होना चाहिए, स्पीकर की जगह एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल घोषित कर दिया जाना चाहिए, ऑटोनॉमस ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो इस मामले में क्या करे, निर्णय करे। और इसने तो ये विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ने ये और बोला है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की पूर्व न्यायाधीश जो अक्ष न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में ये स्वतंत्र ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो दल बदल के मामलों पे कार्रवाई करे। लेकिन हमारी संसद या सरकार ऐसा नहीं कर रही है और नहीं कर रही है, इसीलिए इस मामले में बहुत से लूपहोल हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ हद तक इसमें सॉल्यूशन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोला, स्वतंत्र ट्रिब्यूनल हो किसकी अध्यक्षता में, न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जा सकता है। दिनेश गोस्वामी समिति जिन्होंने 1990 में चुनाव सुधार पे बनी थी, उन्होंने बोला
स्पीकर के बजाय निर्वाचन आयोग को ये शक्ति मिले। हालांकि निर्वाचन आयोग वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने नवाम रेबिया केस 2016 में कहा था, जब स्पीकर स्वयं रिमूवल के खतरे में हो तब वह अयोग्यता याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। जब स्पीकर खुद पे हटाने का जो प्रावधान चल रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में वो ऐसे किसी भी मामले पे सुनवाई नहीं कर सकता। कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा सरकार 2019 का मामला ये था, और महाराष्ट्र 2022 का में सरकार जो एकनाथ शिंदे गुट या फिर जो कौन सा है, एकनाथ शिवसेना में विभाजन हो गया था, एकनाथ शिंदे और ये जो दूसरा है ना कौन से, तो इनके बीच में जो विवाद चला था उसमें भी स्पीकर की भूमिका संदिग्ध थी। ये कई बार मामला आता है। 2022 का महाराष्ट्र के स्पीकर की भूमिका पर भारी विवाद देखने को आपने मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं वो अपनी पार्टी के प्रति वफादारी बरतते हैं, ऐसा देखने में आया है। कर्नाटक की सरकार हो, फिर काफ़ी मामले हैं, केवल ये 2022 वाला नहीं, इससे पहले भी बहुत कांग्रेस सरकारों में ऐसे बहुत से मामले देखने में हैं। स्पीकर द्वारा निर्णय में विलंब, कई बार ये होता है स्पीकर निर्णय में विलंब करता है। स्पीकर कई बार अयोग्यता याचिका को सालों तक लंबित रखते हैं, जिससे सत्तारूढ़ दल का लाभ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार चिंता व्यक्त की है और समयबद्ध निर्णय की मांग की है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्पीकर क्या करे, 3 मंथ के अंदर अंदर क्या करे, निर्णय करे कि जो कुछ करना है उसको, शिकायत को खारिज करना है या फिर उनको अयोग्य करार देना है, ये सब 3 मंथ के अंदर अंदर कर देना चाहिए। क्योंकि जो टाइम लिमिट तो होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को एक ढीला ढाला कानून बना दिया है, हालांकि उस समय राजीव गांधी की सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, उनकी मंशा बहुत साफ थी, लेकिन सामान्यतः कोई भी कानून अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और भारत में जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली संस्था जहाँ तक राजनीतिज्ञों की पहुँच है, उनमें फिर वो अपने हित के मामले में तो वो फिर ऐसे काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने में आई है। दल बदल कानून की विशेषता क्या है? सकारात्मक विशेषता इसकी कुछ ये कि लोकतंत्र की रक्षा करता है, जनादेश का सम्मान करने के लिए, और मतदाताओं की पसंद के दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इससे मतदाता ने जिस दल को वोट दिया है वह सांसद उसी दल में बना रहे। राजनीतिक स्थिरता पर सरकारें आसानी से नहीं गिरती है, शासन स्थिर रहता है। दल बदलू राजनीति पर अंकुश लगता है। पैसे या पद के लालच में दल बदल पर होस्ट ट्रेनिंग पर रोक लगाने का काम करता है। दल का अनुशासन होता है, वो सांसद विधायक है, दल की नीति के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकते। दलीय अनुशासन को बढ़ावा देता है, संसदीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि इससे क्या होती है, मजबूत भी होती है। और 91 संविधान शोधन से इसमें सुधार करके छोटे विभाजन को इसने रोका है। 2/3 शर्त और को बड़े षड्यंत्र कठिन हो गए हैं। तो अब इसमें दोस्तों 100% या 95% मामला कर दें तो भी ज़्यादा बेहतर है। ये सब चीज़ें आपने देखी, तो ये सब दल बदल का मामला। हाँ, तो फिर उसमें हमने देख ली थी कि इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, लोकतंत्र की रक्षा होती है, इससे राजनीतिक स्थिरता आती है, सरकारें आसानी से नहीं गिरती है, शासन स्थिर रहता है। और दल बदलू राजनीति पे अंकुश लगता है। वहीं दलीय अनुशासन है वो उसको बढ़ावा मिलता है। और संसदीय प्रणाली है उसकी विशेष विश्वसनीयता बनी रहती है। और इसको 91 संविधान शोधन के माध्यम से थोड़ा सा और कठोर कर दिया। अब भारत और विश्व के कुछ देशों की तुलना करें तो भारत में दल बदल कानून मौजूद है, वहीं यूके और यूएसए में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दल बदल कानून है। श्रीलंका में पार्लियामेंट में निर्णय होता है और बांग्लादेश में भी कड़े प्रावधान हैं। वहीं भारत में स्पीकर को इसमें अधिकार दिए गए हैं, अयोग्यता का प्रावधान किया गया है, 2/3 विलय मान्य है और इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। और स्वेच्छा से त्याग देते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कमियां भी है। कमियां देख लेते हैं। स्पीकर की निष्पक्षता पे प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में स्पीकर होता है वो पद ग्रहण करने के बाद में अपनी पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा नहीं देता है, उससे त्यागपत्र नहीं देता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टी के प्रति या पार्टी भक्ति या फिर पार्टी के प्रति वफादारी है वो बनाए रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा एक काफ़ी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि स्पीकर अपनी जिस पार्टी का स्पीकर होता है उस पार्टी के प्रति वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है। तो इसका ये सबसे बड़ी समस्या है। कानून की सबसे बड़ी और सर्वाधिक आलोचित कमी यही है कि स्पीकर स्वयं किसी दल का सदस्य होता है और सत्तारूढ़ दल के समर्थन से ही चुना जाता है। इस स्थिति में निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद कम हो जाती है। स्पीकर अपनी पार्टी के पक्ष में निर्णय देने के आरोपों का शिकार रहे हैं। विपक्षी सदस्यों की शिकायतें वर्षों तक लंबी रहती है, ये भी सबसे बड़ी समस्या। इसके अलावा कोई समय सीमा नहीं है, इसमें समय सीमा होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णय में बोला है कि इसमें मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम होना चाहिए कि 3 मंथ में स्पीकर को निर्णय करना चाहिए। और ये स्वाभाविक सी भी बात है कि आप जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी भी डेमोक्रेसी के कोर होता है। अगर ये नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय होगा। तो यहाँ पर समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसी देखने में लगता है कि ये कानून ढुलमुल सा कानून है। कानून में स्पीकर को निर्णय देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ मामलों में 2-3 वर्ष तक मामला लंबित रहता है। इस दौरान अयोग्य सदस्य सदन में बैठकर मतदान करता है और मजे की बात, उसके बाद में कोई निर्णय नहीं आता है और वो लंबे समय तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेता है। विलय की आड़ में दल बदल भी होता है। कई बार 2/3 सदस्यों की शर्त के बावजूद सत्तारूढ़ दल प्रलोभन देकर 2/3 सदस्यों को एकत्र कर सकता है। ये थोक दल बदल होस्ट ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का रास्ता भी है। जैसे अभी आपने देखा, अभी आम आदमी पार्टी वाला जो मामला हुआ था, उसमें 2/3 सदस्य, हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो स्वेच्छा से जा रहे हैं, वो कई बार सरकार बनाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी क्या करते हैं, होस्ट ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आपने देखा था, राजस्थान का मामला था 2020 में, अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी के उस समय डिप्टी सीएम थे, उनके लीडर में 19 विधायक मानेसर चले गए थे। उसी प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता थे, वो भी लगभग 22-23 विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए थे और अभी वो वहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा था किस कदर जो एकनाथ शिंदे थे, जो शिवसेना गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उसमें से टूट के वो चले गए थे, वो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उसी प्रकार SD कुमारस्वामी की सरकार थी, कहाँ पर, कर्नाटक में सरकार थी। वो सरकार कांग्रेस और उसके जो जनता दल यूनाइटेड था उसके समर्थन से चल रही थी, वो टूट गई थी। उसके बाद में बीजेपी की सरकार बन गई थी। और इससे पहले भी काफ़ी बार दल बदल का क्या हुआ है, जो हरियाणा वाला गयालाल गयाराम का उदाहरण भी आपने देखा। तो इस मामले में कई बार देखते हो कि ये थोड़ी समस्या भी होती है। ठीक है, विलय की आड़ में दल बदल का खेल भी चलता रहता है। निर्दलीयों के साथ भेदभाव है। अभी निर्दलीय के बारे में ये चर्चा है कि निर्दलीय सांसद यदि चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाए तो अयोग्य हो जाता है, लेकिन दल के सदस्य 2/3 सदस्य विलय का रास्ता खुला है, ये असमानता स्पष्ट करती है। ये बात भी मनोनीत सदस्यों के लिए अलग नियम है। मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी दल में शामिल हो सकते हैं। ये प्रावधान सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग के लिए भी खुला है, क्योंकि एक बात ये भी है कि मनोनीत कौन करता है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल किसके कहने से मनोनीत करेंगे, वर्तमान में सरकार है उसके कहने से करेंगे, और वर्तमान सरकार अपने फेवर के लोगों का मनोनीत करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में स्पष्ट सी बात है कि जो व्यक्ति मनोनीत होगा और जिस पार्टी के द्वारा मनोनीत किया जाएगा वो उस पार्टी में जाएगा, तो 6 महीने तक वो उस पार्टी में जा सकता है। तो यहाँ पर दल बदल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी चल रही बात है। अब आलोचकों का मत क्या है कि ये कानून है ये कानून विधायी स्वायत्ता का गला घोंटता है। ये PA संगमा अपने लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कहना है सांसद अब दल के गुलाम बन गए हैं, लोकतंत्र इससे कमजोर हुआ है और स्पीकर को ये शक्ति देना भेड़ों की रखवाली सौंपने जैसा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी है, BJP नेता, ये कहते हैं। और 91वें संविधान शोधन ने 1/3 को 2/3 किया, पर मूल समस्या हल नहीं हुई। दल बदल की समस्या अभी भी बनी हुई है। तो ये भी है कि भाई आप स्पीकर है, उसको ही आप इस मामले में क्या बना दिया, आपने जज बना दिया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो फिर पार्टी देख के चीज़ें करता है। इसके अलावा ये कानून विधायी स्वायत्ता जो कैंडिडेट खुद होता है या फिर मेंबर होता है विधानमंडल का या फिर लोकसभा का मेंबर होता है, उसकी खुद की स्वायत्ता, उसके खुद के विचार कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि वो पार्टी व्हीप से अलग यदि मतदान कर देता है या फिर उस गाइडलाइन के खिलाफ चला जाता है तो उसके दल बदल का कानून भी लागू हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि पार्टी को जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वो प्राप्त इसमें हो गई है, ये बात है। इसके अलावा न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी काफ़ी आए हैं। सबसे मेन निर्णय की हो तो होलो हुल बनान जचीलू 1992 का निर्णय है। तो ये आप ध्यान रखना, संविधान पीठ लगभग 5 जजों की पीठ के द्वारा दिया गया। नागालैंड में स्पीकर के निर्णय को चुनौती दी गई इसके मामले में, और 5 जजों की पीठ ने दल बदल कानून की वैधता बरकरार रखी। इसमें पैरा 7 को इसमें चेंज कर दिया गया, क्योंकि पैरा 7 ये कहता है कि इसमें स्पीकर का निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्पीकर क्या राजा नहीं होता और उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये बात अनुच्छेद 137, 226, 227 का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायिक समीक्षा, स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसको चुनौती दी जा सकती है, परंतु याचिका केवल स्पीकर के निर्णय के बाद ही। यदि स्पीकर दल बदल के मामले को सुन रहा है तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। उसका निर्णय जो भी आए, पक्ष या विपक्ष या उसको अयोग्यता या फिर शिकायत खारिज करे, निर्णय आने के बाद ही आप कोर्ट में जा सकते हो। महत्व क्या है, इस मामले में न्यायपालिका का दरवाजा दल बदल मामलों में भी खोल दिया कि इसके भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा रवि नाइक बनाम गोवा राज्य 1994 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया।
इस स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने का अर्थ केवल लिखित इस्तीफा नहीं है, आचरण, बयान या अन्य पार्टी में शामिल होने से भी ये साबित हो जाता है। केवल और केवल सदस्यता आप त्यागो तभी दल बदल नहीं माना जाएगा। यदि आपके ऐसे आचरण से लग रहा है आप पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे हो, पार्टी विरोधी मतदान कर रहे हो, तब भी क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। और क्या, जी विश्वनाथन बनाम स्पीकर तमिलनाडु 1996 का मामला है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि किसी सदस्य को उसके दल से निष्कासित कर दिया जाए तो वह अयोग्य नहीं होगा, कारण वह अभी भी विधानमंडल दल का हिस्सा है जब तक ये विलय की शर्त पूरी नहीं हो। इसका महत्व क्या था? निष्कासन और अयोग्यता, ये महत्वपूर्ण अंतर स्थापित हुआ कि अयोग्यता और निष्कासन में फर्क है। यदि कोई पार्टी किसी सदस्य को बिना किसी कारण से क्या करता है, पार्टी से निष्कासित कर देती है, ऐसी सिचुएशन में उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, क्योंकि निष्कासन करना एक अलग मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, वो केवल वो विधानमंडल के लेवल का मुद्दा नहीं है। तो ये बात इन्होंने कहा है। इसके अलावा नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 का केस था। इसमें संविधान पीठ बैठी थी। अरुणाचल प्रदेश में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और स्पीकर पर रिमूवल का नोटिस था कि जब स्पीकर खुद को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तब वो ऐसे मामले या फिर न्यायिक कार्रवाई कैसे कर सकता है, ये निर्णय था। और कि स्पीकर पद की सीमा है, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट, सुभाष देसाई केस 2023 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में भी आप देखना, क्योंकि जो शिवसेना पार्टी है उसमें फूट पड़ी थी, इसी पूरे मामले की पृष्ठभूमि थी। उद्धव ठाकरे वर्सेज एकनाथ शिंदे गुट था। स्पीकर अयोग्यता याचिका शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामले में सुझाव दिया था। इसमें राज्यपाल की भूमिका भी संदिग्ध बताई थी। ये सब चीज़ें बताई गई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाद भी हैं। राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 का ये उत्तर प्रदेश का मामला है, जिसमें बीएसपी और एसपी के विधायकों से संबंधित मामला था। और बालचंद्र जरखिलोली केस, ये कर्नाटक 2019 का, स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। ये कांग्रेस के विधायक थे जो कि बीजेपी में चले गए थे, इनको अयोग्य ठहरा दिया गया था। ये मामला भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये अभी चर्चा में रहा है पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता बरकरार रखी थी। और हालांकि इसमें एक दूसरी बात है, जनता ने इनको अधिकतर 12-13 लोगों को वापस चुन के भेज दिया था। मणिपुर विधायक मामला 2020 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 4 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान केस 2020 का भी है। 22 विधायकों के इस्तीफे हुए, स्पीकर की भूमिका पर विवाद। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला पूरा चलता। तेलंगाना स्पीकर केस 2015 है, इसमें टीडीपी विधायकों की अयोग्यता का मामला था और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है, इनके बारे में भी आप चर्चा। अभी ताज़ा एक एक्सप्लेनेशन क्या है, अभी जो आम आदमी पार्टी के साथ 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबर थे वो राघव चड्ढा के नेतृत्व में कहाँ चले गए, बीजेपी में, जिसमें अशोक मित्तल थे, स्वाति मालीवाल थे, आपके जो राजेंद्र संदीप पाठक थे, इसके अलावा हरभजन सिंह थे, ऐसे कुछ एक राजेंद्र थे, कोई गुप्ता थे, ऐसे लोग थे, तो वो वहाँ चले गए। तो ये पूरा मामला अभी इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है। इसमें राज्यसभा के जो सभापति सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है, तो ये तो कोई मामला बनता नहीं है खैर वैसे, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से सब सारी चीज़ें हैं। दल बदल कानून के अनुसार क्या होगा, ये सारा मामला आपको पता ही है, कुछ नहीं होगा इसमें। क्या ये वैलिड मर्जर है? बिल्कुल ये वैलिड मर्जर है, क्योंकि कानून की दृष्टि से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत नैतिकता में है, और नैतिकता भारत में नेताओं के पास है नहीं। खैर ये पूरा मामला, ठीक है। अब इसमें पूरी बात बताई गई है कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, और आम आदमी के लिए झटका है ही, लेकिन बीजेपी को इसमें फ़ायदा हो गया है सब चीज़ें। तो ये हमने देखा था दल बदल कानून है, जो कि किस कदर भारतीय राजनीति में दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए और पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए किस कदर ये कानून लाया गया था। लेकिन ये कानून अपने मूल उद्देश्यों को अभी पूरा नहीं कर सका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने चर्चा कर ली थी। अब इसमें सुधार क्या किए जा सकते हैं? जो दल बदल का कानून है, क्या इसमें सुधार हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं। नंबर 1, इसमें विन समिति ने अपनी सिफारिशें की है। सबसे पहले दिनेश गोस्वामी समिति थी, जो कि चुनाव सुधार पे बनी थी। उन्होंने बोला कि ये जो दल बदल के मामले में निर्णय लेने का अधिकार है वो स्पीकर के बजाय चुनाव आयोग को होना चाहिए। चुनाव आयोग की सिफारिश से राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसा निर्णय करें तो बेहतर है। किसने बोला? दिनेश गोस्वामी समिति ने ऐसा बोला। और विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट थी 1999 में। उन्होंने बोला कि एक स्वतंत्र ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का गठित होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में, सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बने, जिसका काम क्या हो, जो ये देखे कि दल बदल का मामला है उनमें वो दल बदल के मामले में पूरा निर्णय स्वतंत्र ट्रिब्यूनल करे।
ये किनका कहना था? विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट का कहना था। और संविधान समीक्षा आयोग 2002 में जो पूर्व न्यायाधीश वेंकटचलैया साहब की अध्यक्षता में बना, तो उन्होंने बोला कि स्पीकर के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें क्या होने चाहिए? अध्यक्ष होने चाहिए। तो ये भी बात सही है। तो ये इसमें चेंज हो जाए तो अच्छी बात ये हो जाए कि इस मामले को पूरा पार्टीबाजी से जोड़ के नहीं देखा जाए, क्योंकि स्पीकर हैं लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो या फिर सभापति हो, वो क्योंकि अपने पार्टी राजनीतिक दल है उसकी प्राथमिकता सदस्यता पाए हुए होते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, तो पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बन जाती है और वो इन मामलों में निर्णय करे, इंडिया ऑटोनॉमस ट्रिब्यूनल बन जाता है, वो निर्णय करे, तो उम्मीद से ज़्यादा इसमें क्या सफलता मिल सकती है और इन ऐसे मामलों में निर्णय भी जल्दी हो सकते हैं और वहाँ पर एकदम निष्पक्ष निर्णय होने की उम्मीद भी थोड़ी सी कायम रहती है। तो ये चीज़ इसमें संशोधन किया जा सकता है। और सेकंड ARC वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में जो सेकंड ARC थी, उसने बोला विलय की शर्त को समाप्त कर दे, केवल स्वैच्छिक त्याग पर अयोग्यता होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टैंड ही था। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, सुभाष चंद्र देसाई केस 2023 का महाराष्ट्र वाला केस था, शिवसेना पार्टी को में टूट पड़ी थी इससे। 7 जजों की पीठ द्वारा नवाब रेबिया पर पुनर्विचार होना चाहिए, सब उसमें भी ये मामला भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आवश्यक सुधार क्या है। तो इसमें आवश्यक सुधार ये हो सकता है, स्पीकर की जगह स्वतंत्र न्यायाधिकरण जिसमें सेवानिवृत्त CJI की अध्यक्षता में बनाया गया हो, समयबद्ध निर्णय, अधिकतम स्पीकर को, अगर स्पीकर के लीडरशिप में मामला हो तो 3 माह में स्पीकर को निर्णय लेने अनिवार्य होना चाहिए। वहीं बिल जो विलय का प्रावधान है वो समाप्त कर देना चाहिए। थोक दल बदल को भी अयोग्यता का आधार बनाया जाना चाहिए। यदि एक पार्टी के विधानसभा या लोकसभा में जितने मेंबर हैं वो 100% भी दूसरे दल में जाते हैं तो उन पे भी अयोग्यता लागू होनी चाहिए, उनको भी दल बदल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो जिस विचारधारा, जिस पार्टी के टिकट या फिर जो पार्टी चिन्ह या फिर जिन मुद्दों या वादों के साथ जिस पार्टी के साथ के वोट बैंक से चुन के आए हैं उनके साथ तो उन्होंने धोखा किया है। ऐसी सिचुएशन में उनकी सदस्यता जानी चाहिए। तो ये मामला भी बन सकता है। और अंतरात्मा मतदान, महत्वपूर्ण मुद्दों पर फ्री वोट का प्रावधान भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। पारदर्शिता, सभी सुनवाइयाँ सार्वजनिक और रिकॉर्डेड हों, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब अपने थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। अपन 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल विरोधी कानून लाए गए। इसमें पहला संशोधन 91 में किया 2003 में, और इसमें दल बदल की जो सीमा क्राइटेरिया 1/3 से बढ़ा के 2/3 विलय कर दिया। स्पीकर का निर्णय क्या होता है इसमें अंतिम होता है। हालांकि 1992 का की तो होनूल केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बोल दिया कि अब क्या होगा, इसमें इसका सब स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और 2016 का नवाब रेबिया केस था जिसमें स्पीकर पे खुद भी अगर रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो, उठाने का प्रावधान कोई प्रक्रिया चल रही हो, तब वो ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। और सुभाष देसाई केस महाराष्ट्र का है, इसमें 7 जजों की पीठ ने सिफारिश की थी। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का भी मामला है संसद में, वो वैलिड मर्जर का दावा है राज्यसभा में, और राज्यसभा के सभापति ने वैलिड मर्जर इसको कर भी दिया है। इसके अलावा आयाराम गयाराम की राजनीति, हरियाणा विधायक गयालाल 1967 के कानून से जरूरत पड़ी, और पूरा इस आदमी ने एक दिन में ही 15 दिन में लगभग 3 पार्टियां जो अदला बदली कर ली थी। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में गए, और वापस कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए। तो तब कभी कॉन्फ्रेंस ये हो रही थी कि अब गयाराम क्या था, अब आयाराम हो गया, फिर वो बोलने नहीं वापस आ गया, गया ये सब मामला चला था। खैर ये सब चीज़ें थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम पे ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।